यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शीनम बोलती है सर, मॉडल टैक्स कन्वेंशन में आपने फॉर्मूला वन का एग्जांपल दिया था। फॉर्मूला वन इंडिया में हुआ था ना एक बार, मतलब जो कार दौड़ती है, जो सर्किट बोलते हैं उसको, सर्किट पे कार दौड़ती है, तो वो सर्किट जो है वो भी पीई माना गया था। आप अगर गूगल करोगे तो फॉर्मूला वन करके रेस होता है ना, इंडिया में हुआ था, दिल्ली में हुआ था आई थिंक। तो फॉर्मूला वन आई थिंक बहुत पहले हुआ था इन इंडिया। इंडिया में हुआ था ये 2011 में, 2011 में इंडिया hosted the first Formula One race in 2011 at the Buddh International Circuit, but it was discontinued after 3 years run. Done. चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये बोलता है आप नहा के नहीं आए, मैं नहा के आया हूं, शायद कैमरा सही है या नहीं एक बार देख लेता हूं मैं, ठीक है? ऐसे नहीं बोलता यार किसी को, बेइज्जती कर लेते हो तुम मेरी यार, ये तो गलत है। तुम मेरी बेइज्जती कर लेते हो। चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब नहाए हुए लग रहे हो थोड़े बहुत, ठीक है? चलिए, तो हम लोग पढ़ लेते हैं आगे। और आज क्या पढ़ने वाले हैं? अब तो कुछ दिनों का साथ है तुम्हारे साथ, तो चलो आज क्या पढ़ेंगे? आज अपन पेनल्टी पढ़ेंगे, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन। यस पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग या। तो आ जाइए सब लोग, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन टॉपिक नंबर 6 पे। और टॉपिक नंबर 6 है पेनल्टीज प्रोसिक्यूशन, उसके बाद में गार पढ़ेंगे, ठीक है? पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन टॉपिक नंबर 6। और इसमें से है ना, हम काफी चीजें ऐसी है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं पे काफी चीजें ऐसी है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिर्फ यहां पे वापस से आपको मैं रिवाइज करा रहा हूं। कुछ चीजें ऐसी है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट यहां पे अपन रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले एक सेक्शन होती है 221 का, और 221 क्या बोलती है कि फेलियर टू पे द होल और एनी पार्ट ऑफ द सेल्फ असेसमेंट टैक्स, डिमांड ऑफ द टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, आप अगर पे नहीं करते हो तो आपको असेसी इन डिफॉल्ट बनाया जाता है। मींस अगर आपने टीडीएस है वो टीसीएस टीडीएस पे नहीं किया, या आपने डिमांड आपको आई थी वो पे नहीं की 30 डेज के अंदर अंदर, या आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स है वो आपने पे नहीं किया, तो उसमें आपको असेसी इन डिफॉल्ट बनाया जाता है। और अगर असेसी इन डिफॉल्ट बनते हो तो सेक्शन 221 ये बोलती है कि एओ आप पे पेनल्टी लगा सकता है, और एओ जो पेनल्टी लगाएगा वो 100% ऑफ द अरियर्स, मतलब जितना 100% ऑफ द टैक्स है उतना पेनल्टी लग जाता है। तो जैसे आपको डिमांड नोटिस मिला था, डिमांड नोटिस 2 करोड़ रुपए का था, वो डिमांड नोटिस आपको पे करना था। अगर आपने नहीं पे किया तो 100% ऑफ द 2 करोड़ है उतना पेनल्टी आप पे लग जाएगा करके, ठीक है? चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सेक्शन 271A। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कहां पे ये पढ़ चुके हैं? इन द पीजीबीपी। पीजीबीपी में हमने पढ़ा था कि 44AA में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ती है, बट अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाई, अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाई तो उस पर्टिकुलर केस में 25,000 रुपए का पेनल्टी लगेगा, 25,000 का पेनल्टी लगेगा। और ये पेनल्टी कौन लगाएगा? या तो एओ लगाएगा, या जॉइंट कमिश्नर अपील भी लगा सकता है, या फिर सीआईटी अपील है, वो ये पेनल्टी लगाते हैं। तो अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की, तो उस पर्टिकुलर केस में जो करनी चाहिए थी, तो आपको 25,000 रुपए का पेनल्टी लगेगा, 25,000 का। उसके बाद सेक्शन 271A एंड 271G, दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंट रिलेटेड पेनल्टी है, जो कि 2% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू है। ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं टीपी टॉपिक में, ट्रांसफर प्राइसिंग टॉपिक में, तो यहां पे वापस मैंने नहीं ली है। ये कौन लगा सकता है? एओ एंड सीआईटी अपील लगा सकते हैं। उसके बाद एक चीज समझना,
ये जो सेक्शन है ये समझने की कोशिश करना, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकता है और इसको मार्क कर सकते हो आईएमपी। तो यहां पे पेनल्टी में एक तो इसको मार्क कर देना आईएमपी, एक इसको मार्क कर देना आईएमपी और एक इसको मार्क कर देना आईएमपी। तो ये तो और इसको भी कर देना, ठीक है। ये 4 पेनल्टी है वो तो देखनी ही है। तो देखिए 271 ए बी क्या बोलता है कि अगर आपके यहां पे रेड हुई और रेड में अगर आपने एडमिट कर दी कोई इनकम, अगर आपने रेड में इनकम को एडमिट कर लिया तो उस पर्टिकुलर केस में जितना आपका इनकम रहेगा अनडिस्क्लोज इनकम, उस पे 30% का आपको पेनल्टी लगेगा अगर आपने सर्च में एडमिट कर लिया। और ये एओ लगा सकता है, सीआईटी अपील है वो लगा सकता है। तो अगर आपने क्या किया, आपके यहां पे सर्च हुआ, रेड हुआ और रेड में अगर मान लो आपने अनडिस्क्लोज इनकम है उसको एडमिट कर लिया, रेड के अंदर ही एडमिट कर लिया, तो आपको 30% है ऑफ द अनडिस्क्लोज इनकम, मतलब अनडिस्क्लोज इनकम का आपको 30% है उतना पेनल्टी लगेगा। तो देखिए क्या दे रखा है, यहां पे बोला है कि असेसी ड्यूरिंग सर्च एडमिट द अनडिस्क्लोज इनकम। अगर ड्यूरिंग द सर्च असेसी ने क्या किया, एडमिट किया है अनडिस्क्लोज इनकम एंड स्पेसिफाई द मैनर इन विच सच इनकम वाज अर्न, उसने कैसे ये इनकम अर्न की थी उसका मैनर भी बता दिया। एंड उस पे जो टैक्स आता है वो टैक्स अलोंग विद द इंटरेस्ट है वो पे कर दिया। एंड फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम डिक्लेयरिंग अनडिस्क्लोज इनकम बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) का जो ड्यू डेट होता है उससे पहले पहले, या फिर जो पीरियड स्पेसिफाइड होता है 148 के नोटिस में। और 148 का नोटिस आता है उसका जैसे ही जिस मंथ में आपको नोटिस आता है 3 मंथ के अंदर अंदर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो उस रिटर्न में आपने वो इनकम एडमिट कर ली करके, ठीक है। तो देखिए समझने की कोशिश करना, यहां पे क्या बोला, 3 कंडीशन। पहली कंडीशन भाई सीधी सी बात है, आपके ऊपर रेड हुई है, आपने क्या किया, सर्च में ही ये एडमिट कर दिया अनडिस्क्लोज इनकम। आपने उसका मैनर भी बताया, आपने ये कैसे कमाया था, आपने जो भी टैक्सेस इंटरेस्ट आता है वो आपने पे कर दिया और आपने अपना रिटर्न है वो फाइल कर दिया। आपने रिटर्न फाइल कर दिया, उस रिटर्न में आपने वो अनडिस्क्लोज इनकम था वो डिक्लेयर कर दिया, रिटर्न 139(1) में फाइल किया या फिर 148 के नोटिस में जो रेस्पॉन्स में आपने रिटर्न फाइल किया उसमें ये एडमिट कर लिया। तो आपको 30% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम, मतलब जितना अनडिस्क्लोज इनकम है उसका 30% पेनल्टी लगेगा। बट अगर आपने एडमिट नहीं किया तो उस पर्टिकुलर केस में 60% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम है उतना पेनल्टी लगेगा। अगर आपने एडमिट कर लिया तो 30% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम, और अगर आपने एडमिट नहीं किया तो 60% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम है वो पेनल्टी लगेगा। तो 271 ए बी का पेनल्टी है, ये बेसिकली सर्च केसेस में लगता है। तो आप चाहिए तो यहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये सर्च केसेस में ही लगेगा, मींस रेड होती है उस केस में ये होता है। तो देखिए ये पेनल्टी क्या बोलती है सर्च केसेस में, कि अगर आपने एडमिट कर दिया ड्यूरिंग द सर्च, आपने मैनर भी बता दिया कैसे कमाया था, आपने उस पे टैक्स इंटरेस्ट पे कर दिया, आपने रिटर्न फाइल किया, रिटर्न में ये बताया है, तो उस पर्टिकुलर केस में 30% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम का पेनल्टी लगेगा। अगर इसमें नहीं आ रहे हो तो 60% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम का पेनल्टी लगेगा। उसके बाद 271 एएसी में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। 271 एएसी में क्या पढ़ाया था कि अगर मान लिया आपको अनडिस्क्लोज इनकम है और एओ जेसी अपील या सीआईटी अपील इनकम को 68 से 69 सी में असेस करते हैं, तो वहां पे क्या था, 60% टैक्स रेट थी, 25% सरचार्ज था, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस था, तो 78% टैक्स था और उस पे 10% का पेनल्टी लगेगा। तो टैक्स पे 10% का पेनल्टी मैंने बोला था 85% समथिंग है वो आपसे ले लेंगे, 85% समथिंग है वो आपसे ले लेंगे। तो अगर इसमें आपकी इनकम असेस हुई है तो यहां पे पेनल्टी जो लगेगा वो 10% ऑन द टैक्स लगेगा, समझना। यहां ऊपर 30% एंड 60% ऑन द अनडिस्क्लोज इनकम था एंड यहां पे 10% ऑन द टैक्स है, 10% ऑन द टैक्स ऑन डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 115 बीबीई, तो यहां पे पेनल्टी लग जाएगा। उसके बाद में यहां पे इन्होंने एक नोट दिया है, इस नोट में क्या बोला है कि पेनल्टी अंडर सेक्शन 270 नॉट एप्लीकेबल व्हेन पेनल्टी हैज बीन लेविड अंडर सेक्शन 271 ए बी या 271 एएसी। तो अगर मान लो ये 271 ए बी में पेनल्टी लगता है या 271 एसी में पेनल्टी लगता है, तो बेटा आपका पेनल्टी फिर 270 ए में नहीं लगेगा। अब आप बोलोगे 270 ए वाला पेनल्टी क्या होता है, ये 270 ए वाला जो पेनल्टी है वो अपन आज सीखेंगे करके, ठीक है, कि 270 ए वाला पेनल्टी है ये क्या होता है, और इसी में आज का मेजर टाइम है वो डालेंगे अपन 270 ए का पेनल्टी सीखने में, जिसको अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम का पेनल्टी बोला जाता है। चलिए उसके बाद में एक सेक्शन होती है दैट इज द 271 ए करके, और ये सेक्शन लास्ट ईयर ही लाई थी और ये सेक्शन से रिलेटेड भी एग्जाम में छोटू सा क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान देना। ये सेक्शन बोलती है कि अगर कोई ट्रस्ट है जो सेक्शन 11 में पढ़ा था
या इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 1023C में पढ़ा था, अगर वो कोई बेनिफिट देते हैं रिलेटेड पर्सन को, रिलेटेड पर्सन को बेनिफिट देते हैं, रिलेटेड पर्सन में कौन कौन आता था? पहला फाउंडर या ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, दूसरा सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर जिसने 50,000 से ज्यादा का डोनेशन दिया है, तीसरा अगर मान लो फाउंडर, ऑथर या सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर एचयूएफ है तो उसके मेंबर, चौथा ट्रस्टी, पांचवा इन सबके रिलेटिव। आपको पता है रिलेटिव को अगर बेनिफिट वगैरह देते हैं ना तो वहां पे इनकम टैक्सेबल होती थी 115 BBI में @30%। तो वो टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ साथ में 100% ऑफ अमाउंट अप्लाइड इन केस ऑफ द फर्स्ट टाइम वायलेशन। जितना आपने अमाउंट अप्लाइड किया है रिलेटेड पार्टी के लिए, रिलेटिव्स ऑफ द ट्रस्ट के लिए, उस अमाउंट अप्लाइड का 100% पेनल्टी लगेगा अगर पहली बार वायलेशन हो रहा है, और अगर सबसीक्वेंट वायलेशन हो रहा है तो 200% ऑफ अमाउंट अप्लाइड इन द सबसीक्वेंट वायलेशन। और ये पेनल्टी है वो सिर्फ असेसिंग ऑफिसर है वो लगा सकता है। तो देखो ये पेनल्टी 271AE का पेनल्टी ये कब लगता है कि अगर कोई ट्रस्ट है या इंस्टीट्यूशन है वो अपने रिलेटिव के लिए कोई भी इनकम यूज करता है, उनके बेनिफिट के लिए अगर यूज कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में जितना अमाउंट अप्लाइड किया, पहली बार वायलेशन हो रहा है तो अमाउंट अप्लाइड का 100% पेनल्टी, और सब्सिक्वेंट वायलेशन हो रहा है तो अमाउंट अप्लाइड का 200% है वो आपका पेनल्टी लग जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन आता है एक सेक्शन का 271B। आपने टैक्स ऑडिट अगर नहीं कराई, अगर आपको टैक्स ऑडिट करानी थी, टैक्स ऑडिट आपने नहीं कराई, तो आपको 0.5% ऑफ टर्नओवर या मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया उतने का पेनल्टी असेसिंग ऑफिसर लगा सकता है करके, ठीक है। चलिए उसके बाद 271BA का पेनल्टी के अगर ट्रांसफर प्राइसिंग में आपने ऑडिट नहीं कराई, जो 3CB फॉर्म होता है वो अगर फिल नहीं कराया तो 1 लाख रुपीज का आपको पेनल्टी लग जाएगा। 1 लाख रुपीज का पेनल्टी है वो लगेगा और वो एओ लगाएगा। अब एक बात समझना, ये वाला जो पेनल्टी है ना 271J का पेनल्टी, जब ये पेनल्टी आया तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था इसका, खासकर अपने सीए वगैरह जो है उन्होंने भी विरोध किया था कि हमारे ऊपर भी क्या पेनल्टी लगाओगे। आंसर इज यस। तो ये पेनल्टी क्या बोलती है बताए? फर्निशिंग ऑफ द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन इन एनी रिपोर्ट और सर्टिफिकेट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और मर्चेंट बैंकर और रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अब एक बात समझना, ये पेनल्टी जो लगेगी ये सीए पे लगेगी, ये पेनल्टी मर्चेंट बैंकर पे लगेगी, ये पेनल्टी रजिस्टर्ड वैल्यूअर पे लगेगी कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, मर्चेंट बैंकर ने कोई भी रिपोर्ट बनाया या कोई सर्टिफिकेट बनाया जिसमें इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है, जिसमें गलत इंफॉर्मेशन दी है, जिसमें गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो उस पर्टिकुलर केस में 10,000 रुपया पर फेलियर का पेनल्टी लगेगा। 10,000 रुपीज है वो 10,000 रुपीज पर फेलियर का पेनल्टी लगेगा। अगर सीए ने कोई भी गलत सर्टिफिकेट बनाया और सर्टिफिकेट पे अगर मान लो गलत डिटेल दी है तो पर फेलियर का 10,000 का पेनल्टी लगेगा। और ये कौन लगाएगा? एओ, जॉइंट कमिश्नर अपील या सीआईटी अपील लगा सकता है। तो वापस बोल रहा हूं, देखो 271J का पेनल्टी क्या होता है कि आपने, सीए ने, मर्चेंट बैंकर ने या रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने गलत इंफॉर्मेशन दी है किसी रिपोर्ट में या सर्टिफिकेट में, तो सीए, मर्चेंट बैंकर या रजिस्टर्ड वैल्यूअर पे डिपार्टमेंट 10,000 पर फेलियर का पेनल्टी है वो लगा सकता है। तो आजकल भैया ध्यान रखना, अगर मान लो आपने ऐसा किया करके, ठीक है, अगर आपने ऐसा किया कि कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन दी है तो उस पर्टिकुलर केस में सीए के ऊपर ये 10,000 रुपया पेनल्टी डिपार्टमेंट लगा सकता है, 271J की पेनल्टी। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन 271K है। ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो नोटिफाइड है सेक्शन 35 में, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह, वो या 80G में जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, फेल्स टू सबमिट अ स्टेटमेंट टू प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। आपको पता है अगले साल 31 मई तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, एज वेल एज साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन इंस्टीट्यूट को, एज वेल एज द डोनर को सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि भैया तूने इतना डोनेशन दिया 31 मई तक। आई थिंक जिसका फॉर्म नंबर 10BE ऐसा कुछ फॉर्म रहता है शायद, तो उसमें ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है, एज वेल एज द आपको स्टेटमेंट जो है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को देना पड़ता है। अगर आपने नहीं दिया तो 10,000 से लेके और 1 लाख रुपीज तक का पेनल्टी एओ आप पे लगा सकता है। तो एओ जो है वो 10,000 से लेके और आपका 1 लाख तक का पेनल्टी लगा सकता है। ये फॉर्म नंबर 10BD करके होता है, 10BD है वो डिपार्टमेंट को फाइल होता है, और 10BE करके होता है जो डोनर को एक सर्टिफिकेट जाता है। तो वो अगर सर्टिफिकेट नहीं दिया तो उस पर्टिकुलर केस में 10,000 से लेके और 1 लाख तक का पेनल्टी है, उसकी रेंज दे रखी है, इस रेंज में पेनल्टी है वो डिपार्टमेंट लगा सकता है। तो चलिए अगर मैं आपको बोलूं, अगर वापस से एक बार पेनल्टी को रिवाइज करना है तो हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला वाला पेनल्टी तो आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। पहला वाला क्या बोलता है कि अगर असेसिंग डिफॉल्ट बना, आपने टैक्स वगैरह जो भरना था वो आपने पे नहीं किया, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा?
आप पे पेनल्टी लगेगी 100% ऑफ द लाइक अरियर का पेनल्टी लग सकता है, मैक्सिमम 100% ऑफ द अरियर। ये कौन लगाएगा? एओ लगाएगा। अब देखो ये वाला पार्ट अगर याद हो पाए तो ठीक है, हु इज इम्पोज, नहीं हो पाए तो ये ध्यान रखिए सब जगह एओ तो है ही है, कहीं कहीं पे जॉइंट कमिश्नर अपील भी है, कहीं कहीं पे सीआईटी अपील भी साथ में जुड़ा हुआ है। दूसरा पेनल्टी क्या है? अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाई तो 25,000 का पेनल्टी लगेगा। तीसरा, अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट नहीं कराया तो 0.5% ऑफ टर्नओवर और मैक्सिमम 1,50,000। अगर ट्रांसफर प्राइसिंग में ऑडिट नहीं कराई तो 1 लाख रुपए का पेनल्टी। उसके बाद में आपका ट्रांसफर प्राइसिंग की पेनल्टी ऑलरेडी ट्रांसफर प्राइसिंग टॉपिक में दे रखी है। उसके बाद अगर सर्च में कोई इनकम आप एडमिट कर लेते हो तो उस पर 30% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम का पेनल्टी, और नहीं करते हो तो 60% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम पेनल्टी। उसके बाद ये डीम्ड इनकम है, उसमें 10% ऑफ द टैक्स पे पेनल्टी। और अगर मान लो फॉल्स एंट्री वाला अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फॉल्स एंट्री का जितना अमाउंट होता है उतना 100% पेनल्टी है वो लग सकता है। फेक बिल, फेक इनवॉइस वाला पॉइंट अपन ने पढ़ा था। 271 ए क्या बोलता है कि अगर कोई ट्रस्ट है उसने अपने रिलेटिव के लिए कोई भी अमाउंट अप्लाइड किया, पहली बार वायलेशन किया है तो बेटा 100% ऑफ अमाउंट अप्लाइड, दूसरी बार किया है, तीसरी बार किया है तो 200% ऑफ अमाउंट अप्लाइड। एंड गाइस, अगर मान लो आप सीए है, मर्चेंट बैंकर है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, उसने इनकरेक्ट कोई रिपोर्ट दी या इनकरेक्ट कोई सर्टिफिकेट बना के दिया तो 10,000 का पेनल्टी। जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है या फिर जो आपके साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, उन्होंने स्टेटमेंट फाइल नहीं किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या डोनर को सर्टिफिकेट नहीं दिया तो 10,000 से लेके 1,000 तक का पेनल्टी लग सकता है। दिस इज द लास्ट पेनल्टी 271C। 271C क्या बोलता है कि फेलियर टू डिडक्ट टीडीएस और टू पे, फेलियर टू डिडक्ट TDS or to pay or ensure TDS under section 194B, 194R, 194S, 194BA। मींस आपने क्या किया? अगर मान लो TDS नहीं काटा या TDS आपने जमा नहीं कराया या आपने यहां पे TDS अंडर सेक्शन 194B, 194R, 194S, 194BA में आपको एंश्योर करना पड़ता है कि उस पर टैक्स जा चुका है। 194 विनिंग बी वाला, विनिंग वाला, आपको अगर याद रहेगा तो अपन ने विनिंग वाले में क्या पढ़ा था कि विनिंग वाले में अगर कार खुल गई तो उसका टीडीएस कैसे जाएगा? तो मैंने बोला था कि इसमें एंश्योर करना पड़ेगा कि उस पर टैक्स गवर्नमेंट को जा चुका है, उसके बाद ही वो विनिंग को रिलीज करेगा। 194R, आर का मतलब क्या होता था पता है तुमको? वो बेनिफिट वाली सेक्शन करके, कि अगर आप किसी को बेनिफिट देते हो या किसी को जैसे मोबाइल फोन दे दिया, मैंने वो आशीष चंचलानी वाला एग्जांपल वगैरह कराया था आपको, तो एक बात समझना, 194R जो है दैट इज कॉल्ड, आप किसी को क्या करते हो कि लाइक आप जो है वो, इसको आर को आप ऐसे याद रख सकते हो, क्या बोलते हो उसको? अरे रेवड़ी बांटते हो, फ्री रेवड़ी बांटते हो। 194R इज रेवड़ी बांटते हो आप, ठीक है? दैट इज फ्री में अगर किसी को कोई परक्यूजिट वगैरह देते हो तो उसमें बेटा आपको एंश्योर करना पड़ता है उस पर टैक्स जा चुका है। 194S जो सेक्शन थी दैट इज वो अपन वीडीए में पढ़ा था, वर्चुअल डिजिटल असेट में। और 194BA है, ये नई सेक्शन आई है, ऑनलाइन गेमिंग में पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है, आपको एंश्योर करना पड़ता है कि भैया आपका टैक्स जा चुका है, उसके बाद ही आप विनिंग को क्या करोगे? रिलीज करोगे। तो यहां पे क्या दे रखा है? In all the four section mentioned above, the winning benefit perquisite consideration for VDA, as the case may be, is wholly in kind or partly in cash or partly in kind, and part is cash is not sufficient to meet the TDS liability। तो आपको ये एंश्योर करना पड़ता है उस पर टैक्स जा चुका है, उसके बाद ही आप विनिंग को क्या करोगे? रिलीज करोगे। तो यहां पे बेटा जॉइंट कमिश्नर ये पेनल्टी लगा सकता है। पेनल्टी कितना लगेगा? अगर आपने TDS नहीं काटा या पे नहीं किया या आपने इंश्योर नहीं किया तो 100% ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स विच इज फेल टू डिडक्ट और पे और एंश्योर पेमेंट ऑफ दैट टैक्सेस एट सोर्स, मतलब जितना आपने टीडीएस है वो डिडक्ट नहीं किया, पे नहीं किया या इंश्योर नहीं किया, उसका 100% तक यहां पे पेनल्टी 271C में लग सकता है। तो पेनल्टी की बेटा इतनी सेक्शन है। इसके बाद एक लास्ट सेक्शन जो है वो 270A करके है और इस पे अपन आज कम से कम अप्रोक्स 1 घंटा है वो डिस्कशन करेंगे, वो एक ही सेक्शन पे, दैट इज 270A पे। तो इससे पहले ये जो पेज है, ये पेज को आपको रट्टा मारना है, चिपकाना है कहीं तो चिपका लेना, क्योंकि पेनल्टीज में आपको ध्यान तो देना पड़ेगा। 271A B पे ध्यान देना पड़ेगा, AC पे ध्यान देना पड़ेगा, AD पे ध्यान देना पड़ेगा, AE पे ध्यान देना पड़ेगा। इतनी पेनल्टी तो आपको कम से कम रट्टा मारनी ही पड़ेगी। और उसके बाद में 270A जो है ये पेनल्टी, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए हम देखते हैं वो बाद में, लेकिन उससे पहले आप कंपाइलर पे आ जाइए। एक दो क्वेश्चन देखिए ना कंपाइलर से, एक दो क्वेश्चन देखिए कंपाइलर से, पेनल्टी टॉपिक से एक दो क्वेश्चन देखिए। आ जाइए सब लोग पेनल्टी टॉपिक पे।
क्योंकि एक दो क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी बैठेगी। चलिए सबसे पहला, पहला क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ पेनल्टी दैट कुड बी लेविड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? इन केसेस में कितना पेनल्टी लग सकता है? पहला, अगर आपने ऑडिट नहीं कराई तो 0.5% ऑफ टर्नओवर और मैक्सिमम 1,50,000 विच एवर इज आपका लोअर है उतना पेनल्टी लगेगा। अगर आपने फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन इशूड अंडर सेक्शन 142A, ये मैंने ना 142(2)A पढ़ाते टाइम ही मैंने बताया था। अगर आपको याद रहेगा, मैंने आपको बोला था स्पेशल ऑडिट के लिए आपको डायरेक्शन दिया, बट वहां पे आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो। अगर आपको स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन दिया और स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन दिया और कंप्लाई कर ही नहीं रहे हो स्पेशल ऑडिट का डायरेक्शन, बेचारे को सीए को मार दिया तुमने, वहां पे स्पेशल ऑडिट करने ही नहीं दे रहे हो सीए को, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है? एक तो आपका बैड जजमेंट असेसमेंट होता है और उसके साथ साथ में 10,000 रुपीज का पेनल्टी लग सकता है। तो 10,000 रुपीज का पेनल्टी लगता है अंडर सेक्शन 272(1)D का, तो 10,000 रुपीज का पेनल्टी लग सकता है यहां पे। और तीसरा, अगर आपने ट्रांसफर प्राइसिंग में चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिपोर्ट फाइल नहीं किया इन द फॉर्म नंबर 3CB, तो वहां पे बेटा 1 लाख रुपीज का पेनल्टी लगेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि एक बात बताओ, अगर किसी एसएससी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई नहीं, तो बनाई नहीं तो उसकी ऑडिट कहां से कराएगा? कोई एसएससी ऐसा है जिसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई नहीं, तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई नहीं तो उसकी ऑडिट कहां से कराएगा? अब एक बात बताओ, किसी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाई तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाने का पेनल्टी लगता है 25,000 का, और बुक्स का ऑडिट नहीं कराया उसका पेनल्टी लगता है 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1,50,000 विच एवर इज लोअर। तो किसी एसएससी ने अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं बनाई तो क्वेश्चन ये आता है क्या दोनों पेनल्टी लगेगी या सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना बनाने का पेनल्टी लगेगा? तुमको क्या लगता है? अगर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता ही नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया ही नहीं, तो पेनल्टी कितना लगेगा? सिर्फ 25,000 का लगेगा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना बनाने का 271A में दे रखा है, या फिर ऑडिट ना कराने का भी लगेगा? राइट आंसर इज, यहां पे एक कोर्ट का केस लॉ था, दैट इज सूरजमल परशुराम तोड़ी सीआईटी का, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बोला था कि भैया जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंदे ने बनाई नहीं है करके, ठीक है, तो वो ऑडिट कहां से कराएगा करके, ठीक है, तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना बनाने का पेनल्टी लगेगा, ऑडिट ना कराने का पेनल्टी नहीं लगेगा। तो आप एक काम करेंगे, एक तो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर पढ़ेंगे आप लोग, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आप एक काम करिए, सीधा आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन और आंसर पढ़ लीजिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, 6 का आंसर भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एक बार रीड करिए।
चलो बोलो डन, अगर हो गया हो तो बोलो डन। क्वेश्चन हो गया 1, 2 एंड 6। अरे पायल, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 6, 1, 2 एंड 6 ही बोला था ना। यस, यहां पे 147 की जगह 148 आना चाहिए, क्योंकि नोटिस तो 148 में होता है ना। क्वेश्चन नंबर 5 तो करना ही नहीं था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हुआ क्या। अ सर्च अंडर सेक्शन 132 was initiated in the premises of the X on 30th April 2023, इसी साल हुआ सर्च। An undisclosed money and jewelry belongs to X was found in his premises. Examine the penal provision under the Income Tax Act which are attached. In this case, assuming that the undisclosed asset were acquired out of the undisclosed income of previous year 23-24, इसी साल के इनकम से वो एक्वायर किया है। तो इन्होंने क्या बोला कि इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द डेटर द प्रैक्टिस ऑफ द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम, सेक्शन 271 ए बी प्रोवाइड फॉर लेवी ऑफ पेनल्टी ऑन अनडिस्क्लोज इनकम फाउंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च विच रिलेटेड टू द स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर, दैट इज अ प्रीवियस ईयर विच हैज ended before the date of search but the due date of filing of return of income same has not expired before the date of search and return has not yet been furnished। मतलब ये जो इनकम है ये बेसिकली आप उस प्रीवियस ईयर की है जिसका रिटर्न अभी तक आपने फाइल नहीं किया है एंड उसकी ड्यू डेट अभी आनी बाकी है, और द प्रीवियस ईयर इन विच सर्च इज कंडक्टेड, भाई जिस प्रीवियस ईयर में सर्च कंडक्ट हुआ है उस ईयर की अनडिस्क्लोज इनकम आप बता रहे हो। एंड अकॉर्डिंगली 271 ए बी 1A इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्च इनिशिएटेड ऑन और आफ्टर 15 दिसंबर 2016 से ये प्रोविजन आया, ये डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। पेनल्टी कितना लगेगा तो देखिए, penalty under this section 30% would be attracted if undisclosed income is admitted during the course of search in the statement furnished under section 132(4). 132(4) में जब आप statement furnish करते हो उसमें आप admit कर लेते हो, and the assessee explain the manner in which such income was derived, pays the tax together with the interest if any in respect of undisclosed income, and furnish the return of income for the specified previous year, declaring such undisclosed income on or before the specified date, that is due date of return filing, or the which period under section 148 का जो नोटिस होता है उसका जो पीरियड है वो एक्सपायर हुआ उससे पहले पहले आपने रिटर्न फाइल कर दिया, एंड इन ऑल अदर केसेस पेनल्टी विल बी द 60% ऑफ द अनडिस्क्लोज इनकम विल बी अट्रैक्टेड। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, जब भी रेड होती है और रेड में अगर आपकी अनडिस्क्लोज इनकम मिल जाती है और अनडिस्क्लोज इनकम अगर आपकी रेड में मिल जाती है और आप एडमिट करते हो कि ये अनडिस्क्लोज इनकम है हमारी और ये इसी साल की है या फिर पिछले साल की है जिसका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट अभी तक जाना बाकी है, तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पेनल्टी कितना लगेगा। अगर आप खुद आगे से डिक्लेयर करते हो और आप ये भी बताते हो ये इनकम कहां से कमाई थी, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका
पेनल्टी लगेगा वो 30% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम लगेगा, अदरवाइज 60% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम है वो पेनल्टी लगेगा करके। ये अभी क्या एसएम में नहीं दे रखा, ये पास्ट एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था तो वो वहां से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है करके, ठीक है। पास्ट के एग्जाम में आया था, अभी स्टडी मेट में क्वेश्चन नहीं दे रखा है ये वाला। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, एंड दिस पार्ट इज रियली इंटरेस्टिंग एज वेल एज मेरे को लगता है कि पेनल्टी से अगर क्वेश्चन आएगा तो इस पार्ट से आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, इस पार्ट से आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो चलिए हम चालू कर रहे हैं एक पेनल्टी, दैट इज एक सेक्शन होती है दैट इज सेक्शन 270A, एंड 270A का पेनल्टी होता है जिसको बोला जाता है पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टेड इनकम या फिर मिस रिपोर्टेड इनकम। अंडर रिपोर्टेड इनकम और मिस रिपोर्टेड इनकम। अब आप बोलोगे ये अंडर रिपोर्टेड इनकम क्या होता है, मिस रिपोर्टेड इनकम क्या होता है, सब चीजें अपन सीख लेंगे। पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टेड इनकम और मिस रिपोर्टेड इनकम। अब एक बात समझना, होता क्या है, जैसे मान लो आपने अपना रिटर्न फाइल किया था और आरओआई के हिसाब से आपकी जो इनकम है वो फॉर एन एग्जांपल 15 लाख है। आरओआई के हिसाब से आपकी जो इनकम है वो 15 लाख है। आपने रिटर्न फाइल किया, रिटर्न के हिसाब से इनकम 15 लाख है। अब हुआ क्या, इस रिटर्न का इंटीमेशन आया और इंटीमेशन में आपकी जो इनकम है 143(1) में 20 लाख हो गई, 20 लाख हो गई। और उसके बाद आपका असेसमेंट हुआ और उस असेसमेंट में आपकी जो इनकम है 143(3) का असेसमेंट हुआ, उसमें आपकी इनकम फॉर एन एग्जांपल 27 लाख हो गई। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि एक बात समझना, जो आपकी इनकम रिटर्न में बताई थी और जितनी इनकम इंटीमेशन में बढ़ी, यहां पे कितनी 5 लाख बढ़ी, ये 5 लाख इनकम जो बढ़ी ये तुम्हारी अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं है, ये अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं है। अंडर रिपोर्टेड इनकम का मतलब होता है कि जो इंटीमेशन आई थी और इंटीमेशन के बाद में आपका असेसमेंट हुआ, इसमें जो 7 लाख रुपीस का जो इनकम बढ़ा है, दिस इज कॉल योर अंडर रिपोर्टेड इनकम, दिस इज कॉल योर अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो अंडर रिपोर्टेड इनकम किसको बोलेंगे कि अगर मान लो आपका असेसमेंट होता है और इंटीमेशन के बाद में असेसमेंट होता है, तो इंटीमेशन से असेसमेंट में जितना इनकम में चेंज आया, जितना इनकम बढ़ा, उसको बोलेंगे अंडर रिपोर्टेड इनकम। अब एक बात समझना, आपका वापस असेसमेंट हुआ, एक बार असेसमेंट हो गया उस साल का, मान लो वापस से आपका रीअसेसमेंट होता है और रीअसेसमेंट होता है अंडर सेक्शन 147 और वहां पे आपकी इनकम 32 लाख हो जाती है। तो गाइस यहां पे जो इनकम 5 लाख बढ़ा ना, ये 5 लाख का इनकम है, इसको भी बोला जाता है अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो अंडर रिपोर्टेड इनकम का मतलब क्या हुआ, आप ऐसे समझिए कि भैया सबसे पहली चीज ये है कि अंडर रिपोर्टेड इनकम का मतलब होता है कि जो इंटीमेशन के बाद आपकी इनकम जो बढ़ी, दैट इज कॉल्ड योर अंडर रिपोर्टेड इनकम। अगर इंटीमेशन के बाद आपकी इनकम जो बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड अंडर रिपोर्टेड इनकम। लेकिन मान लो आपने क्या किया, रिटर्न फाइल ही नहीं किया था, आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, तो रिटर्न ही फाइल नहीं किया और सीधा असेसमेंट हो गया, तो असेसमेंट में जो इनकम आएगा वो सीधा अंडर रिपोर्टेड इनकम ही था। तो एक चीज समझना, ये जो अंडर रिपोर्टेड इनकम होगा ना, इस अंडर रिपोर्टेड इनकम पे हम टैक्स निकालेंगे, दैट इज टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे वो मैं बताऊंगा। ये अंडर रिपोर्टेड इनकम पे अपन टैक्स निकालेंगे और अगर ये अंडर रिपोर्टेड इनकम है तो जितना टैक्स आएगा उसका 50% पेनल्टी लगेगा। भाई जितना टैक्स आएगा उसका 50% पेनल्टी लगेगा अगर वो अंडर रिपोर्टेड इनकम है। तो अंडर रिपोर्टेड इनकम पे जो भी टैक्स आएगा उसका 50% आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये अंडर रिपोर्टेड नहीं है, ये अगर मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम होता, मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम होता, अब अंडर रिपोर्टेड ही मिस रिपोर्टिंग बन जाता है, मतलब जो शक्तिमान ही गंगाधर बन जाता है, वो वाली बात है। वो कब बनता है मैं बताऊंगा। तो मिस रिपोर्टेड इनकम होता ना, तो यहां पे आपकी पेनल्टी लगती 200% ऑफ द टैक्सेस, मतलब जितना भी आपका टैक्स आया उसका 200% तक पेनल्टी लगता है इन केस ऑफ द मिस रिपोर्टेड इनकम। तो देखिए अभी तक जो पढ़ा एक बार मैं क्विकली रिवाइज करा रहा हूं।
मैं आपको सिखाने वाला हूं सेक्शन 270A और इसी सेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस है वो प्रबल है। प्रबल मतलब अगर पेनल्टी टॉपिक से क्वेश्चन आता है, टॉपिक का वेटेज 3-4 मार्क हो सकता है और इससे अगर क्वेश्चन आता है तो इस सेक्शन से क्वेश्चन आने का चांस 95% है। बाकी वाला पेनल्टी आने का चांस ओनली 5% है। 95% इसी सेक्शन से आएगा 270A से, दैट इज पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टेड इनकम और मिस रिपोर्टेड इनकम। ये सेक्शन क्या बोलती है कि इंटीमेशन के बाद में जो असेसमेंट में आपका इनकम बढ़ा, दिस इज कॉल्ड अंडर रिपोर्टेड इनकम। वापस अगर मान लो इनकम बढ़ गया, दिस इज कॉल्ड अंडर रिपोर्टेड इनकम। और अंडर रिपोर्टेड इनकम पे आपको टैक्स निकालना पड़ेगा और उस टैक्स का 50% पेनल्टी लगेगा अगर अंडर रिपोर्टेड इनकम है। बट अगर ये मिस रिपोर्टिंग है तो उस पर्टिकुलर केस में 200% ऑफ द टैक्सेस है, उतना पेनल्टी लगेगा अंडर सेक्शन 270A। चलिए अपन एक काम करते हैं, मैं एक एक चीज बताता हूं। इससे रिलेटेड मैंने 3-4 एग्जाम्पल भी ले रखे, वो एग्जाम्पल वगैरह सब अपन पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला, हु कैन इनिशिएट द पेनल्टी। पहली चीज तो ये पेनल्टी लगा कौन सकता है, तो ये पेनल्टी एओ लगा सकता है और एडिशन मेड इन द असेसमेंट एओ लगा सकता है, या ये पेनल्टी ज्वाइंट कमिश्नर अपील सीआईटी अपील लगा सकता है फॉर द एनहांसमेंट इन द अपील, एज वेल एज द ये पेनल्टी बॉसेस लगा सकते हैं अंडर 263 का रिवीजन। जो 263 में बॉसेस क्या करते थे, आपसे फाइल मंगाते थे और आपसे फाइल मंगा के, और वो क्या करते थे, आपसे फाइल मंगा के और फाइल मंगा के बोलते थे फाइल लेके आओ, और फाइल चेक करते थे और वहां पे इनकम बढ़ाया, तो ये बॉसेस भी लगा सकते हैं। तो ये पेनल्टी एओ लगा सकता है, जॉइंट कमिश्नर अपील सीआईटी अपील अपील में लगा सकते हैं बिकॉज अपील में एनहांसमेंट हो सकता है, एज वेल एज द ये बॉसेस है वो ये पेनल्टी लगा सकते हैं। पेनल्टी कितनी लगती है, तो देखिए अंडर रिपोर्टेड इनकम है तो पेनल्टी लगेगा 50% ऑफ टैक्स पेबल ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। बट अगर मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है तो ये पेनल्टी लगेगा 200% ऑफ टैक्स पेबल ऑन द अंडर रिपोर्टेड इनकम ओनली। मतलब अंडर रिपोर्टेड इनकम पे जो टैक्स आएगा, अगर वो अंडर रिपोर्टिंग का केस है तो 50% पेनल्टी, और अगर मिस रिपोर्टिंग का केस है तो 200% पेनल्टी लगेगा। चलिए अपन एक काम करते हैं, एक एक पार्ट को समझते हैं, आप इजीली समझ पाओगे। सबसे पहला एक एक एग्जांपल लेंगे, डोंट वरी। सबसे पहला आपका मान लो पहली बार असेसमेंट हो रहा है, पहली बार आपका असेसमेंट हो रहा है, फर्स्ट टाइम असेसमेंट, किसी साल का फर्स्ट टाइम असेसमेंट हो रहा है एंड आपने रिटर्न नॉट फाइल, और रिटर्न फाइल फर्स्ट टाइम अंडर सेक्शन 148 ओनली। मतलब आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आप इतना याद रखिए, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा है जिसका नाम है, फॉर एन एग्जांपल ये जो है इसका नाम है पायल। अब एक बात समझना, पायल है, पायल ने अपना रिटर्न फाइल ही नहीं किया, रिटर्न फाइल किया ही नहीं। कौन से ईयर का, फॉर एन एग्जांपल असेसमेंट ईयर 24-25 का, रिटर्न ही फाइल नहीं किया, पायल ने रिटर्न फाइल नहीं किया। रिटर्न फाइल नहीं किया तो एओ असेसमेंट कर सकता है। मान लो एओ ने असेसमेंट कर दिया, एओ ने असेसमेंट कर दिया और एओ ने असेसमेंट में इसकी इनकम डिक्लेयर की, इनकम है वो एओ ने बताया तुम्हारी इनकम 15 लाख है, पायल की इनकम है वो 15 लाख है। एओ ने बताया पायल की इनकम सीधी 15 लाख है। पायल को रिटर्न फाइल करना था, पायल ने रिटर्न फाइल ही नहीं किया, एओ ने इनकम बताया 15 लाख। अब एक बात समझना, जब एओ बोलता है कि आपकी इनकम 15 लाख है तो इसमें अंडर रिपोर्टिंग का केस होगा, ये अंडर रिपोर्टिंग इनकम है क्योंकि आपने तो रिटर्न ही फाइल नहीं किया था। तो मैं बोलूं यहां पे अंडर रिपोर्टेड इनकम है, बट अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना माना जाएगा, तो मैं बताऊं अंडर रिपोर्टेड इनकम जो है वो कितना माना जाएगा। तो मैं ये बोलूं कि नॉर्मली अगर मान लो ये क्वेश्चन कंपनी का होता, ये क्वेश्चन फर्म का होता, ये क्वेश्चन लोकल अथॉरिटी का होता, तो क्या होता कि जितना इनकम यहां असेस्ड हुआ है ये अंडर रिपोर्टेड इनकम ही है। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई के केस में नॉर्मली बेसिक एग्जेम्पशन भी मिलता है। तो पायल बोलेगी कि सर देखिए मेरा बेसिक एग्जेम्पशन भी तो होता है और मेरी बेसिक एग्जेम्पशन 3 लाख है, तो सर मेरा अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना हुआ, सिर्फ 12 लाख की तो हुआ है, तो 12 लाख इज द अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो देखिए बड़ा सिंपल है, अगर मान लो आपका पहली बार असेसमेंट हो रहा है और आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, पहली बार असेसमेंट हो रहा है और आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया, तो पहली बार असेसमेंट हो रहा है आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, अगर आप कंपनी फर्म लोकल अथॉरिटी हो तो 15 लाख ही आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम है।
लेकिन अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो तो आप बोलोगे बेसिक एग्जामिशन, और एज पर न्यू टैक्सेशन रिजिम आपका बेसिक एग्जामिशन 3 लाख है, तो 3 लाख लेस कर दीजिए, 12 लाख है, ये 12 लाख आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम होगा। तो देखो यहां पे क्या दे रखा है मैंने, समझने की कोशिश करना, ये वाला पार्ट, ठीक है, अपने इस साइड वाला, ये वाला पार्ट समझना। सबसे पहले अगर रिटर्न नॉट फाइल, या रिटर्न आपने फर्स्ट टाइम 148 में फाइल किया, उससे पहले नहीं किया, तो एंड आपकी जो असेस्ड इनकम है वो आपके बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है, तो कंपनी, पार्टनरशिप फर्म एंड लोकल अथॉरिटी के केस में जितना असेस्ड इनकम है वही तुम्हारा अंडर रिपोर्टेड इनकम है। एंड गाइज अदर असेसी के केस में असेस्ड इनकम माइनस बेसिक एग्जामिशन वो आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम है। अब एक बात बताओ, यहां पे पायल के केस में 12 लाख का अंडर रिपोर्टेड इनकम है, तो 12 लाख पे टैक्स कैसे निकालेंगे? तो टैक्स निकालने के लिए क्या 12 लाख पे अपन सीधा वापस ऐसा करेंगे अप टू 3 लाख तक बेसिक एग्जामिशन, 3 लाख से 6 लाख तक 5% अगर न्यू टैक्सेशन रिजिम के हिसाब से, फिर 10% ऐसा करेंगे? राइट आंसर इज नहीं। टैक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो अंडर रिपोर्टेड इनकम है ना 12 लाख, उसमें वापस से 3 लाख ऐड कर दो बेसिक एग्जामिशन। भाई जो अंडर रिपोर्टेड इनकम है वो कितनी है? 12 लाख है, तो 12 लाख में 3 लाख का बेसिक एग्जामिशन वापस ऐड कर दो और फिर टैक्स निकालो। वो जो टैक्स आएगा वो तुम्हारे अंडर रिपोर्टेड इनकम पे टैक्स आएगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे टैक्स कैसे निकालोगे अंडर रिपोर्टेड इनकम पे, कि जो तुम्हारी अंडर रिपोर्टेड इनकम है प्लस आप बेसिक एग्जामिशन को ऐड कर दीजिए, अगर बेसिक एग्जामिशन लगता है तो। जैसे पार्टनरशिप फर्म कंपनी में वगैरह नहीं लगता, तो पार्टनरशिप फर्म कंपनी में तो क्या होगा, सीधा 15 लाख पे आप टैक्स निकाल दो। लेकिन पायल के केस में पहले अंडर रिपोर्टेड इनकम हम 12 लाख बोलेंगे, बट 12 लाख पे टैक्स निकालने के लिए सीधा 12 लाख पे नहीं निकालेंगे, वापस से बेसिक एग्जामिशन को ऐड करेंगे और 15 लाख पे टैक्स निकालेंगे, वापस से बेसिक एग्जामिशन को ऐड करेंगे एंड 15 लाख पे टैक्स है वो निकालेंगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए अपन एक काम करते हैं, सीधा एक क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। आ जाइए सब लोग अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए, आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 7 पे। आप मेरी शक्ल बिगाड़ देते हो पायल, मैं बताऊं तुमको, देखो अब ब्यूटी पार्लर तो काम ही नहीं करेगा तुम्हारे लिए, मिनिमम चाहिए प्लास्टिक सर्जरी, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। चलिए मिनिमम इस प्लास्टिक सर्जरी, उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, मिस्टर प्रमोद इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 52 ईयर्स, बंदा 52 साल का है, हैज नॉट फर्निश हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 का रिटर्न ही फाइल नहीं किया भाई ने। ये भाई जो है अपना रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहा है, रिटर्न फाइल ही नहीं किया इसने। नाउ हाउएवर His total income for the assessed under section 143(3) आपका स्क्रूटनी असेसमेंट हुआ, एंड स्क्रूटनी असेसमेंट में आपका इनकम 14 लाख है। असेसी नॉट ऑप्टेड 115 बीएससी नहीं ले रहा है, आपसे पूछा है वेदर पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A इज अट्रैक्टेड और नॉट, एंड इफ यस देन व्हाट विल बी द क्वांटम ऑफ द पेनल्टी लेविएबल। अज्यूम दैट इज नॉट अ केस ऑफ मिस रिपोर्टिंग, अगर मिस रिपोर्टिंग का केस होगा तो जितना टैक्स आएगा उसका 200% पेनल्टी लगेगा, बट अगर अंडर रिपोर्टिंग का केस है तो सिर्फ 50% पेनल्टी लगेगा। तो देखिए सबसे पहली चीज, ये प्रमोद एक इंडिविजुअल है, 115 बीएससी है, वो नहीं लेना है। तो आपको एक बात बताओ, 14 लाख रुपीज उसकी असेस्ड इनकम है, माइनस उसका बेसिक एग्जेम्पशन 2,50,000 हुआ, तो मैं बताऊं यहां पे 11,50,000 है, ये आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम है। 11,50,000 इज अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो अगर कोई पूछे कि अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना है, तो अंडर रिपोर्टेड इनकम है वो 11,50,000। बट 1150 पे टैक्स कैसे आएगा? तो टैक्स निकालने के लिए आप 1150 पे डायरेक्ट टैक्स नहीं निकालोगे, वापस से 1150 में 250 को ऐड करो, वापस से आप एक काम करो 11,50,000 में 250 को आप ऐड कर दीजिए। तो 250 को जब आप ऐड करेंगे तो वापस से आपका कितना हो जाएगा? 14 लाख हो जाएगा। अब 14 लाख पे स्लैब रेट से टैक्स निकाल दीजिए। तो 14 लाख पे आप स्लैब रेट से टैक्स निकालेंगे तो 14 लाख माइनस 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 30% प्लस 1,12,500 प्लस 4%, मैं बताऊं आपका टैक्स आता है 2,41,800। सो 2,41,800 इतना आपका टैक्स आएगा। अब एक बात बताओ, अगर ये केस अंडर रिपोर्टेड का है तो ये टैक्स का आपको 50% पेनल्टी भरना पड़ेगा।
ये जो टैक्स है उसका 270A का पेनल्टी लगेगा, वो 50% लगेगा, तो इसका 50% करोगे तो 1,20,900 है, इतना आपका पेनल्टी आ जाएगा। तो ये 120,900 है, ये आपका पेनल्टी आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने पुराने एसएम से लिया, स्टडी मेट से, नए वाले एसएम में उन्होंने हटा दिया है, नए वाले एसएम में नहीं दिया है। तो आप एक बार इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, और अगर आपको इस पे कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए। लेकिन मैं एक बात बताऊं, हाँ चलिए आप एक बार इसका सॉल्यूशन देखिए, एक बार इसका सॉल्यूशन देखिए। इफ अंडर रिपोर्टेड इनकम इज लेस इन असेसमेंट देन, हो ही नहीं सकता ऐश्वर्या, असेसमेंट में अगर कम हो गया तो फिर अंडर रिपोर्टेड इनकम है ही नहीं ना फिर। पायल बेटा तुमको ही नहीं, हम मेरे को भी प्लास्टिक सर्जरी करा लेनी चाहिए अब, ऐसा लगता है। पायल को बुरा लग गया, बोलो ऐसा कैसे बोल दिया सर कि मेरे को प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी। यहां पे सिर्फ मेरी बात सुनो, टैक्स निकालना है, इंटरेस्ट विंटरेस्ट नहीं। जो टैक्स आएगा उस पे पेनल्टी, अब उस पे इंटरेस्ट वगैरह दूसरे जो लगने हैं वो तो लगेंगे ही लगेंगे। एमआरआई का मतलब मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अभी आप ये समझो यूआरआई, ठीक है, अंडर रिपोर्टेड इनकम। इशिका गर्ग, दीपक बोल रहा है मेरा भी एग्जाम्पल ले लो, ले लेंगे तुम्हारा भी एग्जाम्पल आज। इंटरेस्ट वगैरह जो लगेगा दर्शन, वो अलग से लगेगा ही लगेगा। यहां पे सिर्फ टैक्स आता है, इंक्लूडिंग सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, उस पर पेनल्टी लगेगी। एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स है, कोई बता सकता है क्या मिस्टेक है? इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, कोई बता सकता है क्या मिस्टेक है? यू आर नॉट गेटिंग टैक्स पेबल, नहीं आ रहा है टैक्स पेबल बेटा। स्लैब रेट 2.5 लाख वाला, अरे बेटा 14 लाख पे टैक्स, स्लैब रेट से टैक्स निकालना, 14 लाख पे स्लैब रेट से टैक्स निकालना। हाँ बेटा, अप टू 2,50,000 डैश पे डैश, 2,50,000 टू 5 लाख 5%। इस क्वेश्चन में एक बोलता है टैक्स कैलकुलेशन रॉन्ग है, टैक्स कैलकुलेशन एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है टैक्स कैलकुलेशन। इसमें एग्जाम्पल में एक चीज जो है ना वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। कोई बता सकता है? 2-3 लोगों ने बताया। लॉजिकली एक चीज गलत है। क्या गलत है पता है तुमको? एक तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 115 बीएसी वो नहीं लेगा, ऐसा कैसे भाई? हो सकता है ना उसके हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस वगैरह हो, तो उसने बोला हो कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस है, बट उसके लिए तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो एक तो ये वाला पॉइंट आ सकता है कि भाई 115 बीएसी नॉट ऑप्टेड, मैंने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए 115 बीएसी नॉट ऑप्टेड दिया है करके, ठीक है। इसमें एक जो गलती है ना वो ये है कि अगर आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आपका 143.3 थोड़ी हो सकता है, 143.3 नहीं हो सकता। अगर आप रिटर्न ही फाइल नहीं कर सकते किए तो आपका स्क्रूटनी असेसमेंट थोड़ी होगा, क्योंकि स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए अगर आपको याद रहेगा तो 143.2 का नोटिस भेजते हैं, और 143.2 का नोटिस कब तक भेजते हैं पता है? जिस ईयर में रिटर्न फाइल किया था उस ईयर के एंड से 3 मंथ के अंदर अंदर। तो जब आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया तो 143.2 का नोटिस नहीं आएगा,
और 143(2) का नोटिस नहीं आएगा तो 143(3) में असेसमेंट नहीं होना चाहिए। तो लॉजिकली यहां पे अगर मैं बताऊं ना, ये 143(3) असेसमेंट की जगह यहां पे होना चाहिए था 144। यहां पे आपको चाहिए तो लिख लीजिए, ये 144 होना चाहिए था। लेकिन ये क्वेश्चन मैं बताऊं सीबीडीटी ने दिया था, ये क्वेश्चन जो है वो सीबीडीटी ने दिया था। सीबीडीटी ने जब सेक्शन 270A को लाया था तो उसका एग्जाम्पल देते टाइम सीबीडीटी ने दिया था ये क्वेश्चन सीबीडीटी ने दिया था अपने एग्जाम्पल्स में, जो कि गलत था। बट एज इट इज फिर इंस्टीट्यूट ने भी इसको ऑप्ट कर लिया और एज इट इज मैं भी अभी इसको चला रहा हूं। इंस्टीट्यूट ने तो हटा दिया अपने मटेरियल से, बट मैंने अपने मटेरियल में इसको रखा है। तो इसमें क्या है ना, देखो डायरेक्टली अगर आप रिटर्न ही फाइल नहीं करते तो स्क्रूटनी होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि स्क्रूटनी करने के लिए 143(2) का नोटिस जाएगा और 143(2) का नोटिस सर्व करने के लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो जब आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया तो स्क्रूटनी का सवाल ही नहीं आता करके, ठीक है, गॉट इट। हाँ, सीधा 147 हो सकता है, 143(3) हो सकता है, बट यहां पे सॉरी 144 हो सकता है, 147 हो सकता है, बट 143(3) नहीं आना चाहिए। बट ये क्वेश्चन सीबीडीटी ने दिया था, ठीक है, जैसा है वैसा समझ लो, डन। तो यहां पे आप चाहिए तो लिख सकते हैं 143(3) की जगह 144। तो चलिए, अपन ने क्या पढ़ा अभी तक, ऑल पीपल पे अटेंशन। तो सबसे पहले पहला पार्ट कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है या रिटर्न आप फर्स्ट टाइम 148 में ही फाइल कर रहे हो और आपकी असेस्ड इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, जहां पे भी बेसिक एग्जेम्पशन लग रही है वहां, तो कंपनी फर्म लोकल अथॉरिटी के केस में अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना होगा, जितना असेस्ड इनकम है वही तुम्हारा अंडर रिपोर्टेड इनकम है। एंड गाइस, अदर केसेस में असेस्ड इनकम माइनस बेसिक एग्जेम्पशन को लेस कर दो, बट टैक्स निकालते टाइम अंडर रिपोर्टेड इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन आप ऐड करके और फिर आप उस पर टैक्स निकालिए। जैसे इस एग्जांपल में अपन ने किया था, टोटल 14 लाख पे हमने टैक्स निकाला था करके, ठीक है। अब कोई बोल रहा है सर रिटर्न नहीं फाइल किया तो उस पर 5,000 रुपए का पेनल्टी भी, फीस भी आएगा, वो अलग है भाई। मैं यहां इंटरेस्ट फीस नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ आपको टैक्स पढ़ा रहा हूं कि जो भी है उस पर टैक्स कितना आएगा, सरचार्ज कितना आएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना आएगा, बाकी क्या क्या चीजें आएगी। अब आप बोलोगे 234 एबीसी का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके बताओ, यहां जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे जो ये पेनल्टी लग रही है ना, ये टैक्स का 50% लगेगी। टैक्स का मतलब जो टैक्स आता है प्लस आपका सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। चलिए दूसरा पॉइंट, अगर आपने रिटर्न फाइल किया था, तो रिटर्न अगर आपने फाइल किया था तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि जो आपकी असेस्ड इनकम है अगर वो 143(1) से ज्यादा है, रिटर्न फाइल किया था तो आपकी इंटीमेशन आई होगी और इंटीमेशन से ज्यादा है आपकी असेसमेंट की इनकम, तो अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना होगा पता है, जो भी इनकम असेस्ड हुई है माइनस इनकम डिटरमाइन अंडर सेक्शन 143(1), तो ये डिफरेंस रहेगा, वो अंडर रिपोर्टेड इनकम है। तो इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। इधर देखिए हुआ क्या, एक असेसी है जिसने रिटर्न फाइल किया था, तो मैंने मान लो रिटर्न फाइल किया था और रिटर्न में अपनी इनकम 10 लाख बताई थी। उसके बाद इंटीमेशन आया 143(1) में और 143(1) में मेरी इनकम 15 लाख हो गई। मैं बताऊं, इंटीमेशन में इनकम का बढ़ना, दिस इज नॉट अ अंडर रिपोर्टेड इनकम। वापस बोल रहा हूं, दिस इज नॉट अ अंडर रिपोर्टेड इनकम। ये 5 लाख अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं है। अगर मान लो आपका असेसमेंट हुआ 143(3) में और यहां पे आपकी इनकम 22 लाख रुपीस हो गई, तो 22 लाख रुपीस हुई ना, तो यहां पे बेटा ये 7 लाख रुपीस का जो इनकम बढ़ा, दिस इज कॉल योर अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो अगर आपका पहली बार असेसमेंट हो रहा है और पहली बार असेसमेंट हो रहा है और असेसमेंट में आपकी इनकम अगर बढ़ जाती है, आपकी इनकम है वो असेसमेंट में बढ़ जाती है, तो बेटा जो इंटीमेशन से अगर असेसमेंट में इनकम ज्यादा है तो दिस इज, इसका जो डिफरेंस है दोनों का, दैट इज कॉल्ड योर अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो यहां पे मैं बताऊं अंडर रिपोर्टेड इनकम किसको बोलेंगे, जो इनकम असेस्ड हुई, असेस्ड कितनी हुई 22 लाख, और आपका इनकम 143(1) में कितना था, तो 143(1) में अपने एग्जांपल में कितना था 15 लाख, तो 7 लाख रुपीस है, ये आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम है। बट यहां क्वेश्चन ये आता है, ये 7 लाख पे टैक्स कैसे निकालेंगे, तो 7 लाख पे टैक्स कैसे निकालेंगे, तो 7 लाख पे टैक्स कैसे आएगा, क्योंकि सर एक बात बताओ, पहले 15 लाख इनकम था इंटीमेशन में, रिटर्न में 10 लाख था, फिर ये 5 लाख बढ़ा, इट इज नॉट अंडर रिपोर्टेड इनकम। लेकिन आपका 143(1) के बाद ये 143(3) में यहां 7 लाख बढ़ा, ये 7 लाख अंडर रिपोर्टेड इनकम है, बट 7 लाख पे टैक्स कैसे निकालेंगे, तो 7 लाख पे टैक्स निकालने का तरीका इन्होंने क्या दिया पता है, आप एक काम करो,
पहले ये 15 लाख में 7 लाख ऐड करके टैक्स निकाल दो। इन सिंपल वर्ड आप 22 लाख पे टैक्स निकाल दो और उसमें से आप एक काम करो 15 लाख पे टैक्स निकाल के आप लेस कर दो, तो जो भी बचेगा वो 7 लाख पे टैक्स रहेगा ना। देखो हुआ क्या, इन्होंने क्या बोला कि जो आपका 143(1) का इनकम है 15 लाख, इसमें आप अंडर रिपोर्टेड इनकम को ऐड कर दो। तो अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना 7 लाख है वो ऐड कर दो। तो इन सिंपल वर्ड आप पहले 22 लाख पे टैक्स निकालो, फिर आप टैक्स है वो 15 लाख पे निकालो और इस टैक्स में से ये वाला टैक्स जो आएगा वो आप लेस कर दो, तो जो बचेगा दैट इज कॉल्ड टैक्स ऑन द 7 लाख और टैक्स ऑन द अंडर रिपोर्टेड इनकम। और अंडर रिपोर्टेड इनकम जो 7 लाख पे जो टैक्स बचेगा उसका आपको 50% है वो पेनल्टी पे करना पड़ेगा, और मिस रिपोर्टिंग है तो 200% पेनल्टी। मिस रिपोर्टिंग क्या होता है देखेंगे आगे। तो देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये था कि आपने अगर रिटर्न ही फाइल नहीं किया और आपका सीधा असेसमेंट हो गया और असेस्ड इनकम है वो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, तो बेटा जो असेस्ड इनकम है ना वही तुम्हारा अंडर रिपोर्टेड इनकम है। और अगर मान लो इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई वगैरह के केस में असेस्ड इनकम माइनस बेसिक एग्जेम्पशन जो बचेगा वो अंडर रिपोर्टेड इनकम। बट टैक्स कैसे निकालोगे, टैक्स निकालने के लिए अंडर रिपोर्टेड इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन कर लीजिए, वो आपका टैक्स आ जाएगा, उस टैक्स का 50% या 200% पेनल्टी ले लीजिए। अब अगर आपने रिटर्न फाइल किया था बट पहली बार असेसमेंट हो रहा है, तो रिटर्न फाइल किया होगा तो मैंडेटरीली आपको इंटीमेशन आया होगा। अब इंटीमेशन में जो इनकम थी और जो असेसमेंट में इनकम है वो ज्यादा है, तो असेसमेंट में जो इनकम है वो इंटीमेशन की इनकम से ज्यादा है। मतलब इंटीमेशन में जो इनकम थी असेसमेंट में ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा हुई ना उसको बोला जाएगा अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो अपने एग्जाम्पल में आप एक बात समझिए, आपका इंटीमेशन में इनकम 15 लाख था, असेसमेंट में 22 लाख हो गया, तो 7 लाख रुपीस बढ़ गया, तो ये 7 लाख रुपीस अंडर रिपोर्टेड इनकम है। अब ये 7 लाख पे टैक्स कैसे निकालना है, ऐसा नहीं कि 7 लाख पे सीधा टैक्स निकालो, ना 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 ना, लॉ में क्या बोलेंगे, पहले आपका 15 लाख इनकम था इंटीमेशन में, इसमें आप अंडर रिपोर्टेड इनकम को ऐड करके टैक्स निकाल दो। तो आप एक काम करो 15 लाख प्लस 7 लाख मतलब 22 लाख पे टैक्स निकाल दो और माइनस कर दो 15 लाख पे टैक्स निकाल के, माइनस कर दो 15 लाख पे टैक्स निकाल के। तो देखो यहां पे कैसे दे रखा है, टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम कैसे निकालेंगे, पहले आप एक काम करो टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम प्लस इनकम डिटरमाइन अंडर सेक्शन 143(1). तो अपने एग्जांपल में टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम है वो 7 लाख आया, प्लस इनकम डिटरमाइन अंडर सेक्शन 143(1) कितना था 15 लाख था। तो पहले आप एक काम करो 22 लाख रुपए पे टैक्स निकाल दो और माइनस कर दो टैक्स ऑन इनकम डिटरमाइन अंडर सेक्शन 143(1). तो 143(1) में आपका जो है वो 143(1) जो है वो 143(1) में आपका जो इनकम था वो 15 लाख था, तो 15 लाख पे टैक्स निकाल के माइनस कर दो। सर ऐसा क्यों नहीं बोल रहे ये लोग, यहां ऐसा बोलना चाहिए ना सीधा कि टैक्स ऑन असेस्ड इनकम मतलब टैक्स ऑन इनकम असेस्ड और माइनस कर दो टैक्स ऑन माइनस कर दो टैक्स ऑन इनकम डिटरमाइन अंडर सेक्शन 143(1). ऐसा करना चाहिए ना, बट ऐसा नहीं किया। उसके पीछे का भी एक रीजन है जो मैं आगे जाके बताऊंगा, बट अभी के लिए आप ये समझो बड़ा सिंपल है कि जो आपका 22 लाख पे टैक्स निकालो और माइनस कर दो 15 लाख पे टैक्स निकाल के, तो बेटा 22 लाख पे जो टैक्स आएगा माइनस कर दो 15 लाख पे टैक्स निकाल के, जो भी टैक्स आएगा दैट इज ऑन द टैक्स ऑन 7 लाख अंडर रिपोर्टेड इनकम और उसका 50% आपको पेनल्टी पे करना है। तो वापस बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना। अभी तक अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगर पहली बार आपका असेसमेंट हो रहा है, रिटर्न फाइल ही नहीं किया है आपने, तो जितना असेस्ड इनकम है वही अंडर रिपोर्टेड इनकम है। अब एक बात समझना, अंडर रिपोर्टेड इनकम पे आप टैक्स निकाल दो और जो भी टैक्स आता है उसका 50% या 200% पेनल्टी लगेगा। दूसरा, रिटर्न फाइल किया था तो इंटीमेशन मैंडेटरीली आया होगा, तो इंटीमेशन में जो इनकम थी और असेसमेंट में इनकम है, अगर असेसमेंट की इनकम इंटीमेशन की इनकम से ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा है उन दोनों का डिफरेंस उसको अपन अंडर रिपोर्टेड इनकम बोलेंगे, उरी बोलेंगे। अब एक बात समझना, अगर जो तुम्हारा अंडर रिपोर्टेड इनकम है फिर उस पर टैक्स कैसे निकालेंगे, तो आप एक काम करो पहले आपका 143(1) का जो इनकम प्लस अंडर रिपोर्टेड इनकम करके उस पर टैक्स निकाल दो, माइनस 143(1) की इनकम पे टैक्स निकाल दो, जो बचेगा दैट इज कॉल्ड टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो आपका रीअसेसमेंट हो गया, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपका रीअसेसमेंट हो गया 143(3) में आपकी जो इनकम है वो 20 लाख थी, आगे जाके और मान लो यहां पे 147 हो गया और 147 में आपकी इनकम बढ़ के और 30 लाख हो गई।
147 में आपकी इनकम बढ़ के 30 लाख हो गई। तो देखो आपका पहले असेसमेंट हुआ था 22 लाख पे, अब आपका असेसमेंट हो रहा है 147 में, आपका 30 लाख पे। तो यहां पे जितना इनकम बढ़ा ना, ये वाला 8 लाख, ये 8 लाख भी आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम माना जाएगा। मीन्स अगर रीअसेसमेंट में इनकम बढ़ जाता है, रीअसेसमेंट में इनकम बढ़ जाता है किससे, जो पहले असेसमेंट हुआ था उसमें 22 लाख है, रीअसेसमेंट में आपका इनकम 30 लाख है, तो बेटा जितना ये जो 8 लाख बढ़ा ना, दिस इज ऑल्सो कॉल योर अंडर रिपोर्टेड इनकम। बट अब 8 लाख पे टैक्स कैसे निकालोगे, तो लॉजिकली तो क्या करना चाहिए, 30 लाख पे टैक्स निकालो, माइनस 22 लाख पे टैक्स आता है वो लेस कर दो, ऐसा ही करना चाहिए। ये भी ऐसा ही बोलेंगे, बट ये लोग क्या बोलेंगे, पहले आप एक काम करो कि लास्ट असेसमेंट में जो इनकम थी 22 लाख प्लस आप 8 लाख करिए, मतलब 30 लाख पे टैक्स निकालिए और माइनस 22 लाख पे जो टैक्स है वो लेस कर दीजिए। तो देखिए क्या दे रखा है, अगर आपका रीअसेसमेंट होता है तो रीअसेसमेंट के केस में जो रीअसेसमेंट में इनकम है वो अगर ज्यादा है किससे, इनकम असेस्ड और रीअसेस्ड जस्ट बिफोर सच रीअसेसमेंट, तो रीअसेसमेंट में जो इनकम है वो 30 लाख है एज कंपेयर टू द लास्ट असेसमेंट में 22 लाख थी ना, और यहां पे 30 लाख है, तो 30 लाख ज्यादा है 22 लाख से। तो यहां पे आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना आएगा, रीअसेस्ड इनकम कितना है 30 लाख, और इनकम असेस्ड और रीअसेस्ड अर्लियर कितना है 22 लाख। तो 8 लाख रुपए जो है वो 8 लाख रुपया है वो तुम्हारा अंडर रिपोर्टेड इनकम आएगा। अब 8 लाख पे टैक्स कैसे निकालोगे, तो आप एक काम करो, अंडर रिपोर्टेड इनकम 8 लाख प्लस इनकम असेस्ड इन द लास्ट ऑर्डर, लास्ट ऑर्डर में कितना आपका इनकम असेस हुआ था 22 लाख, तो आप 30 लाख पे टैक्स निकाल दो और माइनस कर दो 22 लाख पे टैक्स निकाल के, तो टैक्स ऑन इनकम असेस्ड इन द लास्ट ऑर्डर। तो यहां पे प्रैक्टिकली हो यही रहा है। एक बात बताओ, दोनों केस में आप समझ, अभी तक इतना समझो कि आपको क्या करने का, कि पहली बार असेसमेंट हुआ तो 143.3 का इनकम अगर 143.1 से ज्यादा है तो ये अंडर रिपोर्टेड इनकम 7 लाख, 7 लाख पे टैक्स कैसे निकालना है, तो ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग बोल कैसा रहे, 15 लाख में 7 लाख को ऐड करके टैक्स निकालो और माइनस 15 लाख पे टैक्स है वो लेस कर दो। अल्टीमेटली आप 22 लाख पे टैक्स निकालो और माइनस 15 लाख पे टैक्स है वो लेस कर दो, 7 लाख पे टैक्स आ जाएगा, उसका 50% पेनल्टी। दूसरा, रीअसेसमेंट में आपकी इनकम 30 लाख है तो 30 लाख पे टैक्स निकालो, माइनस 22 लाख पे टैक्स निकालो करके, ठीक है, जो डिफरेंस बचेगा वो 8 लाख पे टैक्स है, और वो तुम्हारा जो 8 लाख पे टैक्स आएगा उसका 50% आपको पेनल्टी है वो पे करना रहेगा। तो रीअसेसमेंट के केस में अगर आपके रीअसेसमेंट में इनकम बढ़ गई तो रीअसेसमेंट में जितना इनकम है और पहले असेसमेंट में कितना था उसका डिफरेंस है वो अंडर रिपोर्टेड इनकम, और अंडर रिपोर्टेड इनकम पे टैक्स कैसे निकालोगे, अंडर रिपोर्टेड इनकम प्लस लास्ट असेसमेंट ऑर्डर में इनकम कितनी थी 30 लाख, इस 30 लाख पे टैक्स निकाल दो और माइनस कर दो 22 लाख पे टैक्स निकाल के, आप एक काम करिए माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो 8 लाख पे टैक्स आ जाएगा। लेकिन एक बात समझना, अगर कभी ऐसा हुआ कि आपके जो इनकम थी पहले आपका लॉस था, एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से समझना। हाँ, मान लो आपने जो आपका रिटर्न फाइल हुआ था उसमें आपने 5 लाख का लॉस क्लेम किया था, 5 लाख का लॉस क्लेम किया था रिटर्न में, इंटीमेशन में भी लॉस था 5 लाख का, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं आया। अब एक बात समझना, असेसमेंट में क्या हुआ कि असेसमेंट में आपका सीधा ये इनकम में कन्वर्ट हो गया, 143.3 में ये लॉस इनकम में कन्वर्ट हो गया 7 लाख। तो अब बताओ अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना है, तो मैं बताऊं यहां पे अंडर रिपोर्टेड इनकम जब आपका लॉस जो है वो इनकम में कन्वर्ट हो जाता है तो आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम मैं बोलूं यहां 12 लाख है और 12 लाख अंडर रिपोर्टेड इनकम है। अब आप एक काम करो, इस 12 लाख पे टैक्स कैसे निकालेंगे, तो 12 लाख पे टैक्स है ना वो आप एज इट इज निकाल दो, मतलब ये मानो कि ये 12 लाख ही आपका इनकम है और 12 लाख पे टैक्स निकाल दो। जैसे कंपनी का केस है तो सीधा 12 लाख पे 25% 30%, इंडिविजुअल का केस है तो 12 लाख पे आप स्लैब रेट्स पे निकाल दो करके, ठीक है। तो देखो अगर आपके कोई लॉसेज है वो लॉसेज इनकम में कन्वर्ट हो गए, तो लॉसेज इनकम में कन्वर्ट हो गए तो यहां पे 12 लाख है वो तुम्हारा अंडर रिपोर्टेड इनकम है और सीधा 12 लाख पे आप टैक्स निकाल दो। बट अब एक बात बताओ, अगर मान लो आपके लॉसेज में ही रहे लेकिन लॉसेज कम हो गए, जैसे एग्जांपल के लिए पहले आपके लॉसेज 15 लाख थे, अब आपके लॉसेज है वो 7 लाख रहे, तो लॉसेस पहले 15 लाख थे अब लॉसेस आपके 7 लाख रहे, तो मुझे बताइए यहां पे आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना आएगा, अंडर रिपोर्टेड इनकम 8 लाख आएगा, और आप एक काम करिए सीधा 8 लाख पे टैक्स निकाल दीजिए, यहां पे सीधा 8 लाख पे आप क्या करिए टैक्स निकाल दीजिए और 8 लाख पे सीधा आप अपना टैक्स है वो निकाल दीजिए। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। तो देखिए ये वाले पॉइंट में क्या दे रखा है
पार्ट सी, लॉसेस क्लेम रिड्यूस हो जाते हैं आपके या कन्वर्टेड इनटू द इनकम। तो जितना लॉस क्लेम किया था और अभी जितना लॉस बता रहे हैं, या लॉस क्लेम किया था माइनस अभी इनकम कितना बता रहे हैं, तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड अंडर रिपोर्टेड इनकम। और टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम एज इफ इट वर द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। और ऐसा ही मान के अगर मान लो लॉसेस तुम्हारे कम हुए हैं या लॉसेस इनकम में कन्वर्ट हुए, तो जो अंडर रिपोर्टेड इनकम है वही इनकम मान के और आप टैक्स निकाल दीजिए, और जो भी टैक्स आएगा दैट इज कॉल्ड टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो चलिए, अपन ने अभी तक यहां पे 3 पार्ट पढ़े, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी करके। चलो एक बार मैं क्विकली इसको रिवाइज करा रहा हूं, मेरी तरफ ध्यान दीजिए करके, ठीक है। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, सब लोग मेरी तरफ ध्यान दीजिए। सीनम, शीनम समझने की कोशिश करता, मिहिर, जीत इधर देखो, दीपक इधर देखो, दर्शन, ऐश्वर्या इधर देखो। सबसे पहला पॉइंट, पहली चीज हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 270A का पेनल्टी, जो अंडर रिपोर्टेड इनकम या मिस रिपोर्टेड इनकम पे लगता है। मिस रिपोर्टिंग क्या होता है आगे जाके देखेंगे। ये पेनल्टी क्या बोलता है कि बाबू, अगर आपका पहली बार असेसमेंट हो रहा है, पहली बार असेसमेंट हो रहा है और आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया था, तो जितना असेसमेंट में इनकम है वही अंडर रिपोर्टेड इनकम है और उस पर टैक्स निकाल दो, सीधी सी बात है। दूसरा, अगर आपने रिटर्न फाइल किया था तो इंटीमेशन आया होगा, इंटीमेशन के बाद जितना बड़ा, इंटीमेशन के बाद जितना बड़ा दैट इज कॉल्ड योर अंडर रिपोर्टेड इनकम, और इंटीमेशन के बाद जितना बड़ा असेसमेंट में दैट इज कॉल्ड योर अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो इसका जो डिफरेंस रहेगा वो तुम्हारा अंडर रिपोर्टेड इनकम है। अब आप एक काम करो, टैक्स कैसे निकालना है, तो आप एक काम करो कि इंटीमेशन में जितना इनकम था प्लस अंडर रिपोर्टेड इनकम करके टैक्स निकाल दो, और माइनस इंटीमेशन में जितना इनकम था उस पर टैक्स लेके और ये टैक्स माइनस कर दो, जो बचेगा वो टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम है। दूसरा, अगर रीअसेसमेंट हो गया, असेसमेंट एक बार हो चुका है, वापस असेसमेंट हुआ, तो रीअसेसमेंट के केस में क्या होगा कि जो भी आपका रीअसेसमेंट में इनकम अगर पुराने वाले असेसमेंट से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है वो तुम्हारा अंडर रिपोर्टेड इनकम है। अब इस पे टैक्स कैसे निकालोगे, तो जितना अंडर रिपोर्टेड इनकम आया प्लस कर दो पहले असेसमेंट में कितना इनकम था उसकी टोटल पे टैक्स निकाल दो, और माइनस कर दो पहले असेसमेंट में कितना टैक्स था वो माइनस कर दो, जो भी बचेगा दैट इज अंडर रिपोर्टेड इनकम पे टैक्स, और उसका 50% आप पेनल्टी पे करोगे। उसके बाद अगर आपके लॉसेस कम हो जाते हैं या लॉसेस इनकम में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जितना लॉसेस आपने क्लेम किया था माइनस अभी कितना लॉस है या अभी कितना इनकम बन गया, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो अंडर रिपोर्टेड इनकम है, और उसी को मान लो आपकी टोटल इनकम, और उस पर आप टैक्स निकाल दोगे। ठीक है, चलिए अपन एक काम करते हैं, सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे, और आ जाइए सब लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। और ये एक ही क्वेश्चन आईसीआई ने मटेरियल में दे रखा है, आईसीआई ने अपने मटेरियल में ये एक ही क्वेश्चन दे रखा है, और इस क्वेश्चन को अपन देखेंगे। आ जाइए सब लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 को आप चाहिए तो मार्क कर दीजिए एलडीआर। क्वेश्चन नंबर 8 को आप मार्क कर दीजिए एलडीआर, एलडीआर मार्क कर दीजिए इसको। देखिए क्या दे रखा है, समझने की कोशिश करना। What would be the penalty leviable under section 270A in case of the following assessee if none of the addition or disallowance made in the assessment or reassessment qualify for 270A6? अब ये 270A6 क्या होता है थोड़ी देर में समझा दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। एंड द अंडर रिपोर्टेड इनकम इज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग, ये मिस रिपोर्टिंग नहीं है, तो मिस रिपोर्टिंग होगा तो 200% पेनल्टी लगेगा, अंडर रिपोर्टिंग होगा तो 50% पेनल्टी लगेगा। पहले अपन बात कर रहे हैं अल्फा अब रेजिडेंट फर्म है, तो ये फर्म है करके, ठीक है। तो एक बात समझना, एक फर्म है जिसने रिटर्न का इनकम जो था वो 35 लाख था, और बेटा इंटीमेशन में इनकम जो है वो 45 हुआ। एक बात बताऊं, यहां पे ये 10 लाख रुपए जो बढ़ा ना, ये अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं है, ये 10 लाख रुपए जो बढ़ा ये अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, ये 143.3 में फिर 62 लाख हो गया, तो मुझे बताइए यहां पे ये 45 लाख से जो 62 लाख हुआ ये कितना बढ़ा, 62 माइनस 45, तो ये 17 लाख बढ़ा, तो ये 17 लाख है, ये आपका पहली बार असेसमेंट हो रहा है, तो ये अंडर रिपोर्टेड इनकम आएगा। अब आप बोलोगे 17 लाख पे टैक्स कैसे निकालेंगे, तो 17 लाख पे टैक्स निकालने के लिए आप एक काम करो, पहले 62 लाख पे टैक्स निकाल दो। ये पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म के केस में 30% टैक्स रेट रहता है, तो आप पहले 62 लाख पे टैक्स निकाल दो और माइनस कर दो 45 लाख पे टैक्स करके, जो बचेगा वो 17 लाख पे टैक्स आ जाएगा, और जितना टैक्स आता है उसका 50% पेनल्टी, क्योंकि ये अंडर रिपोर्टिंग का केस है, मिस रिपोर्टिंग का नहीं है। अब एक बात बताओ,
यहां लॉ मेकर्स ऐसा नहीं बोलेंगे कि 62 लाख माइनस 45 लाख पे टैक्स। लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं, 45 लाख प्लस 17 लाख इस पे टैक्स निकालो, तो 62 लाख ही हुआ, और माइनस 45 लाख पे टैक्स माइनस कर दो करके, ठीक है, तो जो बचेगा वो अंडर रिपोर्टेड इनकम पे टैक्स आएगा। अब आपका रीअसेसमेंट हुआ, और रीअसेसमेंट में आपकी इनकम और बढ़ गई, 62 लाख से 81 हो गई, तो 62 से 81 हो गई, तो 81 माइनस 62, तो यहां पे 19 लाख का इनकम और बढ़ गया, तो ये 19 लाख भी आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम है। और अंडर रिपोर्टेड इनकम आपका 19 लाख है, तो इस 19 लाख पे टैक्स कैसे निकालना है, तो 19 लाख पे टैक्स निकालना है, 62 लाख प्लस 19 लाख ऐड करो तो टोटल 81 आ जाएगा। पहले 81 लाख पे टैक्स निकाल दो, माइनस 62 लाख पे टैक्स आता है वो माइनस कर दो, जो बचेगा वो टैक्स ऑन द 19 लाख बचेगा। 19 लाख पे जो टैक्स आया उसका 50% आपको पेनल्टी लेना है। दूसरा, यहां पे एक बीटा लिमिटेड कंपनी है, उसका टर्नओवर 430 करोड़ है, प्रीवियस ईयर 21-22 का, तो करंट ईयर में टैक्स रेट है वो 30% होगा। अब एक बात बताओ, इसका पहले लॉस था 12 लाख का, अब 12 लाख का लॉस है और यहां पे आपका इंटीमेशन में भी लॉस रहा, ये अंडर रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन यहां पे ये 4 लाख रुपया जो है ये अंडर रिपोर्टेड इनकम होगा। अब एक बात बताओ, जब दोनों ही माइनस है तो आप एक काम करो ना, सीधा 4 लाख को अंडर रिपोर्टेड इनकम मान के और कंपनी के केस में सीधा 4 लाख पे टैक्स निकाल दो, तो 4 लाख पे टैक्स 30% की रेट से निकालेंगे, प्लस 4% करेंगे तो 1,24,800 है वो टैक्स आ जाएगा, और 1,24,800 का 50% पेनल्टी आएगा, दैट इज 62,400 का पेनल्टी लग जाएगा। अब एक बात बताओ, 2 लाख से 6 लाख प्रॉफिट हो गया, 2 लाख लॉस से 6 लाख प्रॉफिट, तो अंडर रिपोर्टेड इनकम आपका कितना आया, 8 लाख आ गया। अब एक काम करो, सीधा 8 लाख पे टैक्स निकाल दो, तो 8 लाख पे आप अगर टैक्स निकालते हो 30% की रेट से प्लस 4%, 2,49,600 आ गया, इसका 50% है वो आप पेनल्टी पे कर दो, तो 1,24,800 आ जाएगा। चलिए आप एक काम करिए, मैं आपको टाइम देता हूं, आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैलकुलेटर लेके बैठिए साथ में करके, ठीक है, और चेक करिए सही है या नहीं है करके, ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो है वो सही है या नहीं है वो आप एक बार चेक करिए, एक बार चेक करिए, एक बार इसको चेक करिए। क्वेश्चन नंबर आपका जो ये है क्वेश्चन नंबर 8, इसको एक बार चेक करिए सब लोग।
चलिए डन। कुछ बच्चों के डाउट है। मंकर बोल रहा है 124 860। अरे नहीं ना मंकर, एक बात समझ, जब भी देख लॉस कम होता है या लॉस इनकम में बदलता है तो जितना है उतना अंडर रिपोर्टेड इनकम है ना भाई। यहां पे एक बात बता, यहां पे पहले केस में 4 लाख इज अंडर रिपोर्टेड इनकम, मतलब 6 लाख और 2 लाख लॉस का डिफरेंस, और इस पे सीधा टैक्स निकाल दो। यहां पे 2 लाख और 6 लाख का डिफरेंस 8 लाख, सीधा 8 लाख पे टैक्स निकाल दो। दूसरा डाउट, यहां सरचार्ज कंसिडर नहीं किया, ये भी एक क्वेश्चन आया है। सरचार्ज कंसिडर नहीं किया क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है ना इनकम, किसी भी केस में आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, इसलिए सरचार्ज कंसिडर नहीं किया। 1 करोड़ से ज्यादा होती है तभी कंसिडर होते हैं ना, 1 करोड़ से ज्यादा होती है इनकम तभी सरचार्ज लगता है ना। इंटीमेशन में इनकम वो 5 रीजन की वजह से बढ़ सकती है, जैसा अपन ने पढ़ाया था, क्या अगर अरिथमेटिक एरर है, इनकरेक्ट क्लेम है, वगैरह वगैरह। कहां है 1 करोड़ के ऊपर? कहीं इनकम 1 करोड़ तो बढ़ी ही नहीं, 1 करोड़ के ऊपर गई नहीं। वी कंसिडर पेनल्टी फॉर बोथ, मतलब 143(3) में बढ़ा तो वहां पे भी पेनल्टी लगेगी, फिर 147 में बढ़ा तो यहां पे भी पेनल्टी लगेगी। क्या दिक्कत है उसमें? 147 में इनकम कभी भी कम नहीं हो सकती, 147 में इनकम कभी भी कम नहीं हो सकती। चलिए डन। एक बार समझा हो तो बोलो डन, एक बार समझा हो तो बोलो तालियां बजवा लेते हैं तुम्हारे लिए। डन, सब समझ में आया। भगवानी पायल, पायल अगर मान लो पायल, पायल भगवानी और भागवानी, इंटीमेशन वाली इनकम को अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं मानते क्योंकि उसमें आपकी गलती नहीं है ज्यादा, उसमें आपकी गलती नहीं मानी जाती ज्यादा। टोटल ऑफ पेनल्टी क्यों करेंगे? एक बात समझ, पहले ये पेनल्टी लग जाएगी इतनी, ये पेनल्टी लग गई, ठीक है, फिर उसके बाद में ये पेनल्टी लग जाएगी, तो पेनल्टी की टोटल क्यों करनी है तुझे? पेनल्टी की टोटल क्यों करनी है तुझे? ये पेनल्टी पहले लग जाएगी फिर ये लग जाएगी। आप टोटल करना है तो तू कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे टोटल कर सकती है, एज वेल एज इसमें भी आप टोटल कर सकते हो। एक तो ये पेनल्टी लगेगी और एक ये पेनल्टी लगेगी, कर सकते हैं। भागवानी, अगर पायल किसी के साथ भाग जाए तो क्या ही, पायल भाग गई, पायल भगवानी, पायल बोले किसी को एक साथ कैसे भाग जाए, पायल भगा लेगी किसी को। चलिए अब एक बात समझना, एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 ये आरटीपी का क्वेश्चन है, मई 2021 का आरटीपी था, उससे मैंने लिया है। बीटा में 25% क्यों लगेगा देवी मां? एक बात बताना, यहां दे रखा है टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है, 21 22 का तो 30% टैक्स लगेगा ना, नीचे दे भी तो रखा है यार, क्या पागल लड़की है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। देवांशी, मैं वही सोच रहा इतने दिनों से तुम थी कहां। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है। हाँ, असेस्ड इनकम होगा तब भी पेनल्टी लगेगी, फिर रीअसेसमेंट में और पेनल्टी लगेगी। भाई सीधी सी बात है ना, आपकी इनकम बढ़ रही है, मतलब अंडर रिपोर्टेड इनकम था तो पेनल्टी लगेगी ना, क्यों नहीं लगेगी? असेस्ड इनकम पे भी लगेगी, फिर रीअसेसमेंट होगा तो वापस लगेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। मेसर्स एबीसी एलएलपी, एक एलएलपी है,
फाइल इट्स रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 डिक्लेयरिंग द इनकम ऑफ 18 लाख ऑन द 2 अक्टूबर 2024। सो 2 अक्टूबर को उन्होंने रिटर्न फाइल किया था एलएलपी ने, और उन्होंने अपनी इनकम बताई 18 लाख। ऑन प्रोसेसिंग द रिटर्न द टोटल इनकम डिटरमाइन अंडर सेक्शन 143(1) इंटीमेशन में आपकी इनकम 22 लाख हो गई आफ्टर डिसअलाउइंग क्लेम फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA ऑन अकाउंट ऑफ लेट फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ द इनकम। तो भैया आपने लेट रिटर्न फाइल किया था, इसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ा के और उन्होंने 22 लाख कर दी, क्योंकि 10AA का डिडक्शन नहीं मिलता जब आप लेट रिटर्न फाइल करते हो। तो आपने रिटर्न फाइल किया था, उसमें 18 लाख इनकम थी एलएलपी की। आपकी इनकम इंटीमेशन में 22 लाख हुई। एक बात बताओ, इंटीमेशन में इनकम बढ़ी, क्या ये अंडर रिपोर्टिंग है या नहीं? इंटीमेशन में आपकी इनकम बढ़ी, क्या ये अंडर रिपोर्टिंग है या नहीं? इंटीमेशन में इनकम का बढ़ना, इज इट इज अंडर रिपोर्टिंग और नॉट? टेल मी 18 से 22 लाख हुआ, रिटर्न में 18 लाख था, इंटीमेशन में 22 लाख हुआ, क्या ये अंडर रिपोर्टिंग है या नहीं है? राइट आंसर इज दिस इज नॉट अंडर रिपोर्टिंग। अब उसके बाद क्या हुआ? स्क्रूटनी हुआ, स्क्रूटनी हुआ, एंड स्क्रूटनी द असेसिंग ऑफिसर मेड सम एडिशन अंडर सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1A and the 43B and pass the assessment order under section 143(3) assessing the total income of 35 lakh। अब एक बात बताओ, अब अंडर रिपोर्टिंग है या नहीं है? आंसर इज यस। देखो आपने रिटर्न में इनकम कितना बताया था, तो आपके रिटर्न में जो इनकम था दैट वाज 18 लाख। आपका 143(1) में इनकम कितना हुआ? 22 लाख। अब एक बात बताइए, 143(3) हुआ और 143(3) में आपका इनकम कितना हुआ? 35 लाख। कितना हुआ? 35 लाख। तो यहां पे आपका अंडर रिपोर्टेड हुआ? आंसर इज यस। यहां पे आपका अंडर रिपोर्टिंग हुआ, यहां पे तो आपका अंडर रिपोर्टिंग हुआ ना, क्योंकि यहां पे देखिए 35 लाख हो गया 143(3) में, तो 35 लाख हुआ, तो आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना है? 35 माइनस 22, सो इट्स कम्स टू द 13 लाख है। ये 13 लाख आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम है, 13 लाख। अब आगे क्या हुआ देखना। लेटर ऑन असेसिंग ऑफिसर नोटिस दैट सर्टेन इनकम एंड एस्केप्ड असेसमेंट ऑल्सो मिल गया उसको, एंड इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 दैट टोटल इनकम अंडर सेक्शन 147 42 लाख हो गया। अब एक बात समझना, 147 हुआ और 147 में आपका 42 लाख हो गया। तो मैं बताऊं, ये 7 लाख है, ये भी आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम है, ये 7 लाख है, ये भी अंडर रिपोर्टेड इनकम है, ये 13 लाख है, ये भी अंडर रिपोर्टेड इनकम है। आपसे बोला है considering that the none of the addition or disallowance made in the assessment or reassessment as above qualified 270A6। अब ये 270A6 क्या होता है पढ़ेंगे। compute the amount of penalty to be levied under section 270A of the income tax act 1961 at the time of assessment कितना penalty लगेगा, as well as at the time of the reassessment कितना penalty लगेगा। मानिए ये मिस रिपोर्टिंग नहीं है, ये मिस रिपोर्टिंग नहीं है, ये सिर्फ अंडर रिपोर्टिंग है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं बोलूं कि कितना पेनल्टी लगेगा, तो यहां पे आप 13 लाख पे टैक्स कैसे निकालोगे? तो पहले 35 लाख पे टैक्स निकाल दो, माइनस 22 लाख पे टैक्स निकाल के आप लेस कर दो, जो भी आएगा वो 13 लाख पे टैक्स आ जाएगा। अब लिखते टाइम आप ऐसा लिखोगे 22 लाख प्लस 13 लाख पे टैक्स, 22 लाख प्लस 13 लाख पे टैक्स, और माइनस 22 लाख पे टैक्स है वो लेस कर दो, जो भी टैक्स आएगा उसका 50% पेनल्टी ले लो। यहां 7 लाख पे टैक्स कैसे निकालोगे? पहले 35 लाख प्लस 7 लाख 42 लाख पे टैक्स निकाल दो, माइनस आप 35 लाख पे टैक्स आता है वो माइनस कर दो, ये आपका आ जाएगा अंडर रिपोर्टेड इनकम पे टैक्स। तो चलिए आप एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 9 का एक बार आप सॉल्यूशन देख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको भी चाहिए तो आप मार्क कर सकते हैं एलडीआर में, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ही है जो 270A से रिलेटेड है, और एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको इसी से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए फटाफट आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए कैलकुलेटर से, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा ब्रेक के बाद, और 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू कर।